हेलो, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हमारे करंट अफ़ेयर के नए सेशन में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मेरे को एक नई न्यूज़ सामने आई, जो मेरे को काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी रिगार्डिंग इम्पीचमेंट इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज। ये न्यूज़ सामने आई और मेरे को लगा कि इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है। इसको समझने के लिए थोड़ा हमें टाइम भी लगेगा। 5 से 10 मिनट में एक क्लैरिटी आ जाएगी इस टॉपिक की। क्या न्यूज़ थी? जी.आर. स्वामीनाथन, इनके रिगार्डिंग इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है लोकसभा में कुछ एमपीज के द्वारा। क्यों लाया गया है, क्या रिगार्डिंग है, वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। क्या हो गया, क्या इशू है, वो एक अलग चीज है, बट हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि कैसे एक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीचमेंट मोशन लाया जाता है। वो इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? इम्पीचमेंट का मतलब होता है निकालना, मतलब हम सिंपल भाषा में समझने तो उस पद से बर्खास्त करना। तो ये वर्ड होता है इम्पीचमेंट का, कि हाई कोर्ट के जज को कैसे बर्खास्त किया जाए। इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये क्यों इतना खास है? पॉलिटी का है, स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है ये, लेकिन न्यूज में आया हुआ है तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड हो जाता है। 2018 या 19 की बात है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये बहुत न्यूज में था रिगार्डिंग दिल्ली के जो एलजी थे उस टाइम। टसल चलती रहती है दिल्ली की जो गवर्नमेंट है और वहाँ के एलजी हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसके रिगार्डिंग डेली मतलब वीक में एक बार दो बार जरूर मतलब आर्टिकल आता था ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर। तो यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया। तो हमारे एचसीएस एग्जाम के लिए, यूपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट, क्योंकि करंट अफेयर में है पिछले काफी दिन से लगातार। इसलिए इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा रही है। आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, आपका हर पॉइंट क्लियर होगा। और पॉलिटी में इस वीडियो के बाद आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा इस टॉपिक के ऊपर। हम इसमें काफी चीजें कवर करेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं कि भाई मान लो हमें रिमूव करना है जज को उस पोस्ट से। कैसे करेंगे, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। बिल्कुल प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट ही हमारे राष्ट्रपति ही उनको अपॉइंट करते हैं और वही रिमूव करते हैं। तो क्या रिमूव वो ऐसे ही कर देंगे? सुबह उठे और बोले बेटा जा छुट्टी तेरी, एकदम लिख दिया लेटर पे रेजिग्नेशन जाओ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक एक्ट है, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखनी है इसकी। 1968 में आया है जजेस इंक्वायरी एक्ट। तो उसमें एक प्रोसीजर लिखा हुआ है बाहर करने के लिए, कि भाई ऐसे ऐसे इम्पीचमेंट होगी किसी भी हाई कोर्ट की जज की, सुप्रीम कोर्ट की जज की। सेम ही प्रोसीजर है दोनों के लिए। तो उसमें क्या है, स्टेप 1 क्या है? लोकसभा से 10 एमपी, राज्यसभा से 10 एमपी, ये एक मोशन लेके आएंगे और वो वहां के स्पीकर को दिया जाएगा, चेयरमैन को दिया जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये है। अगर आपके पास 100 लोग हैं, आप लोकसभा में स्पीकर को जैसे अब ओम बिरला जी हैं, उनको देंगे और बोलेंगे कि हमारी हमारी ये बात है और हम भी इम्पीचमेंट के लिए मोशन लेके आए हैं। राज्यसभा में 50 एमपी। स्टेप 1 ओके। देन स्पीकर की मर्जी है। स्टेप 2, वो एडमिट कर भी सकता है, वो एडमिट नहीं कर सकता। अगर एडमिट कर लिया तो फिर 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाएगी। ओके, उस कमेटी में कौन होगा? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है, एक कोई भी हो सकता है। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, मतलब जिस हाई कोर्ट में कंसर्न्ड जो जज के खिलाफ लाया गया। जैसे अभी मद्रास हाई कोर्ट में थे जो हम स्वामीनाथन जी है, जिनके रिगार्डिंग इम्पीचमेंट का मोशन लाया गया है, वो अभी मद्रास हाई कोर्ट से बिलोंग करते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो होंगे सेकंड। थर्ड, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, मतलब थर्ड कोई भी हो सकता है इसमें। वो डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे और पे, वो डिपेंड करता है। तो 3 लोगों की कमेटी बनेगी। 3 लोगों में से फिर वो फैसला लेंगे क्या जो बिहेवियर है
जो कैपेबिलिटी है जज की, वो मतलब वो गिल्टी है या नहीं है, वो फिर उस चीज पे फैसला लेंगे। तो मान लो कि वो कमेटी गिल्टी साबित कर देती है, फिर क्या होगा? फोर्थ स्टेप, उस टाइम फिर मोशन लाया जाएगा हर हाउस में, ईच हाउस का मतलब लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग, बाय स्पेशल मेजोरिटी। ये वर्ड याद रखिए, स्पेशल मेजोरिटी। मेजोरिटी कई टाइप्स की होती हैं, आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अब इम्पीचमेंट जज के लिए स्पेशल मेजोरिटी लाई जाएगी। उसमें क्या होता है? मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस मान लीजिए लोकसभा का अभी है 543, इतनी स्ट्रेंथ है 543, और एक तो ये होनी चाहिए 543 की मेजोरिटी होनी चाहिए, और 2/3 ऑफ पीवीएच प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस ऑन दैट डे। उस दिन कितने प्रेजेंट थे और उस प्रेजेंट में किसने वोट किया, उसकी होनी चाहिए। आप समझ गए? चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी इस चीज को। स्पेशल मेजोरिटी है, क्या होती है स्पेशल मेजोरिटी? राज्यसभा में 245 मेंबर्स हैं, तो 245 मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, मतलब कितने हुए? 122 से 123 हो गए। 245 का हाफ करेंगे तो 122, 122 से ज्यादा होना चाहिए मेजोरिटी। ये इस चीज को यहाँ से समझिएगा। और 2/3 ऑफ पीवीएच, यहाँ से इसको समझिएगा। राज्यसभा में 2/3 ऑफ 240 का रखा। 240 का मतलब क्यों है? टोटल स्ट्रेंथ तो 245 थी, उस दिन 5 लोग नहीं आए, मान लो किसी वजह से उनकी बीमार है, वो नहीं आए, उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, तो हम 240 गिनेंगे। तो जितने प्रेजेंट है, मान लो 240 प्रेजेंट है, 2/3 ऑफ 240 होगा, तो कितना आया? 160। आप समझ गए मेरी बात को? 2/3 ऑफ पीवीएच प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन दैट डे। इसी हिसाब से लोकसभा में कितनी है? 545 नहीं है, पहले 545 थी, 543 है। दो एंग्लो इंडियन अब नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया। मान लो 545 तो 271 हो गया, 543 के हिसाब से 271, तो मेजोरिटी हो जाएगी। ओके, 2/3 ऑफ 540 मतलब मान लो उस दिन 540 लोग प्रेजेंट थे, तो उसका 360 आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे इस चीज को। मोशन पास करना है स्पेशल मेजोरिटी से, और स्पेशल मेजोरिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस प्लस, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, प्लस में 2/3 ऑफ पीवीएच प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन दैट डे। ओके, ठीक है, चलते हैं। इम्पीचमेंट सुप्रीम कोर्ट के जज का और हाई कोर्ट का जज का सेम प्रोसेस है। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस टॉपिक में मेनली हमने यही समझाया कि जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर लिखा गया है इम्पीचमेंट हम कैसे करेंगे एक हाई कोर्ट के जज का, उसका प्रोसेस क्या होगा। पहला स्टेप है ये है कि लोकसभा में 100 एमपी और राज्यसभा में 50 एमपी मोशन पास करेंगे। अगर 100 बंदे नहीं है उनके पास, वो मोशन पास नहीं कर सकेंगे। अभी 100 से ज्यादा थे, इसलिए वो मोशन न्यूज में आया। राज्यसभा में 50 से ज्यादा होना चाहिए। फिर स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर उसको एडमिट कर भी सकता है, स्पीकर अभी एडमिट नहीं कर सकता। अगर एडमिट किया तो 3 मेंबरी कमेटी बनेगी, उस मेंबर में पहले सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा या सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा हाई कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। थर्ड एक जज और होंगे। ठीक है, तो फिर अगर उन्होंने भी गिल्टी साबित कर दिया, फिर स्पेशल मेजोरिटी से ईच हाउस में वो मोशन पास कराना होगा। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये है मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑन दैट डे। तब फिर जाके वो इम्पीचमेंट। वैसे आपको बता देता हूँ, इतने साल हो गए आजादी के बाद, कोई भी किसी भी जज के पास के प्रति इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक, इतने हिस्ट्री में, हमारी इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बन जाता है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, हमारे पास कोई बिल आया, बिल से वो एक्ट बना, मतलब कोई बिल इंट्रोड्यूस किया गया प्राइवेट मेंबर के द्वारा या फिर किसी मिनिस्टर के द्वारा, फिर वो कानून बनता है। जैसे जीएसटी का बिल आया था, तो ये पहले बिल आया था, फिर वो एक्ट बना है, कानून बना है, तो वो पास होता है। तो वो पास होने के लिए मतलब कितने बंदों ने अपनी हामी भरनी होती है, कितने बंदे अपने यस बोलेंगे जब वो बिल पास बनेगा, तो वो होती है मेजोरिटी। तो कई टाइप की होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा ऊपर स्पेशल मेजोरिटी। तो
ये इसी के पार्ट है। तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा-सा आपका कंफ्यूजन दूर होगा। होप सो, उम्मीद करता हूँ मैं। तो आप आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, पहली मेजॉरिटी कौन-सी होगी? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ हाउस। लोकसभा की पहले 545 थी, अब 543 है। 2 एंग्लो इंडियन पहले होते थे कंपल्सरी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उनको अब निकाल दिया गया है। अब हमारी करंट टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस ऑफ लोकसभा कितनी है? 543। तो 543 का हाफ 271 प्लस हो गया ये, ठीक है ना? 271 से ज्यादा ये हो गई एब्सोल्यूट मेजोरिटी। राज्यसभा की कितनी होगी? राज्यसभा की अभी करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 245, वो 123 प्लस हो गई। आप मेरी बात समझ रहे? 123 प्लस। तो ये हो गई मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। ये होगी एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब ये समझ रहे हो ना? टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा होना, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी क्या है? पीवीएच, वही प्रेजेंट। पी का मतलब प्रेजेंट, वी का मतलब वोटिंग। उस दिन पर्टिकुलर डे कितने लोग प्रेजेंट थे और उस प्रेजेंट में से कितने लोगों ने वोट किया, ये है पीवीएच। आप समझ रहे ना? तो सिंपल मेजोरिटी में 50% से ज्यादा होनी चाहिए पीवीएच में। तो मान लो 545 है, फिर 440 प्रेजेंट थे उस दिन, बाकी लोग छुट्टी पे थे, सर्दी थी, नहीं आए लोग। 440 प्रेजेंट थे। 440 प्रेजेंट में जाने के बाद 10 लोग अपने कैंटीन में चाय पीने चले गए, हम बोले हम वोट नहीं करेंगे, इट्स ओके, टोटली फाइन। तो 430 लोगों ने वोट किया, ठीक है ना? प्रेजेंट 440 थे, 430 ने ही वोट किया है, 10 लोगों ने वोट नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे? 430 का हाफ लेंगे, मतलब 50% से ज्यादा होने चाहिए, तो ये 215 प्लस आया। ये है पीवीएच का मतलब। आप समझ रहे हो ना? 545 में 440 प्रेजेंट थे, 440 में से 10 लोग चले गए, उन्होंने वोट नहीं किया, उनका नहीं था मन उस दिन, तो 430 बचे। 430 का हाफ से ज्यादा होगा, तो वो होगा 50% सिंपल मेजोरिटी का। सिंपल मेजोरिटी हो गई। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, टोटल स्ट्रेंथ, टीएसएच। हम इसी से यही लिखोगे आप, टीएसएच, पीवीएच, इसी से चीजें याद रहती हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है? तो ये यूज कहाँ होता है? सिंपल मेजोरिटी का आपने बोल दिया भाई, इसका यूज भी तो होता हुआ ना कहीं। हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना हो तो हमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मनी बिल लाना हो तो हमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। फिर है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब क्या है? टीएसएच, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस माइनस वैकेंसीज। वैकेंसी भी हमारी होती हैं, मान लो कोई गुजर गया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो 245 है राज्यसभा में, मान लो 10 वैकेंसी हुई, 235 हो गई। तो 50% से ज्यादा होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी, 50% से ज्यादा, 235 का 50% से, तो वो इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई। तो यूज कहाँ होगा इसका? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमें निकालना हो, इम्पीचमेंट करना हो, तो तो हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज करेंगे। तो कितनी मेजोरिटी होगी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी। अब आ गई स्पेशल मेजोरिटी। क्या आ गई? स्पेशल मेजोरिटी। सर स्पेशल मेजोरिटी तो हमने अभी पढ़ा है, इम्पीचमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज की बात रिगार्डिंग। जी जी बिल्कुल पढ़ा आपने, उनमें से एक टाइप बनेगी। तो स्पेशल मेजोरिटी भी आगे फर्दर कुछ पार्ट है उसके, तो वो भी देखिए। स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 ऑफ पीवीएच प्रेजेंट इन वोटिंग ऑफ दैट इज 2/3। स्पेशल मेजोरिटी मतलब ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी अभी, यहाँ पर 2/3 है ये। तो 2/3 ऑफ पीवीएच करेंगे स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी की फर्स्ट टाइप है ये, ए टाइप है। तो आर्टिकल 312 क्रिएशन ऑफ ऑल न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो यहाँ अगर हमें स्पेशल मेजोरिटी की फर्स्ट टाइप है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करते हुए तो आर्टिकल 312 को अमेंडमेंट करना है, तो हमें 2/3 बंदों की जरूरत पड़ेगी, 2/3 ऑफ पीवीएच। तो हमें अगर नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी हो, न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने का मतलब पहले आईएएस होते थे, आईपीएस होते थे, लेकिन आईआरएस नहीं होते थे। तो आईआरएस हमें क्रिएट करी, मान लो फॉर उदाहरण के लिए आईआरएस, तो वो इस आर्टिकल में, आर्टिकल 312 के तहत हमें इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी, 2/3 ऑफ पीवीएच, ठीक है ना? ओके, स्पेशल मेजोरिटी ए, स्पेशल मेजोरिटी बी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी की ही टाइप है ये। तो यहाँ पर कुछ और थोड़ा ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी,
कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो 50% ऑफ TSH, मतलब टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस 50% से ज्यादा होनी चाहिए। 2/3 ऑफ PVH, 2/3, ये जो हमने अभी पढ़ा था, रिमूवल ऑफ जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जो हमने पढ़ा था अभी, मतलब 2/3 क्या होता है, 66% होता है। उस दिन कितने लोग प्रेजेंट थे और उन्होंने वोट किया, उसकी संख्या 2/3 से ज्यादा होनी चाहिए। ये दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों, तभी बात बनेगी, तभी हमें स्पेशल मेजोरिटी मिलेगी, तभी वो बिल पास होगा, तभी वही काम बनेगा। तो ये होगी स्पेशल मेजोरिटी बी टाइप। स्पेशल मेजोरिटी में सी टाइप, मतलब थर्ड टाइप, ये होगी 2/3 ऑफ TSH, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब सबसे ज्यादा लोग यहाँ लगेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करना यार इतना इजी नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझे होगे कि मेजोरिटी कितने टाइप की होती है, इनके नोट्स बना लेना और बिल्कुल ऐसे ही बनाना, क्रिस्प डायरेक्ट लिखना 2/3 ऑफ TSH, ये एक पेज पे आ जाने चाहिए आपके। स्पेशल मेजोरिटी 3 टाइप की है, A, B, C। तो ए में 2/3 ऑफ PVH, अगले में 50% ऑफ TSH प्लस 2/3 ऑफ PVH, सी में 2/3 ऑफ TSH। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस आपने लिख लिया हुआ, इसका मतलब ये क्या PVH TSH कर रहा है, कुछ समझ नहीं आया, आप लिख लेना इन वर्डों को। एक बार फिर बता रहा हूं मैं आपको, मेजोरिटी का टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कोई चीज में, लेकिन एक बार आप लिख लोगे और एक बार थोड़ा सा 2 मिनट बैठ के चिंतन करोगे तो आपको जरूर ये चीज समझ आ जाएंगी। फिर मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। एब्सोल्यूट मेजोरिटी फर्स्ट होती है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस का 50% से ज्यादा होना चाहिए। सिंपल मेजोरिटी, सिंपल बात है, PVH, उस दिन कितने लोग प्रेजेंट और कितनों ने वोट किया, उससे 50% ज्यादा होना चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस में वैकेंसी घटा देना को वो 50% ज्यादा इफेक्टिव। स्पेशल मेजोरिटी के 3 टाइप है, पहले 2/3 ऑफ PVH, अगले में क्या है 50% ऑफ TSH। 2/3 ऑफ PVH पहले भी था और यहाँ पर 2/3 ऑफ TSH। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन एक छोटी सी बात और आ सकती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करते हैं सर, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट, बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है। ये किस आर्टिकल के अंदर करते हैं, 368। वहां पर कौन सी मेजोरिटी चाहिए, क्या हिसाब किताब रहता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट हम किसी एक ही मेजोरिटी से करते हैं या अलग? उसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं और हम एक ही मेजोरिटी का यूज करके सब कुछ नहीं कर सकते। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिन्हें बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा नहीं लोगों की हाँ भरवाने की जरूरत है। कुछ लोग, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं थोड़े से ज्यादा संवेदनशील हैं, उसमें और ज्यादा लोगों की हाँ भरनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे हैं बहुत ही ज्यादा, जिस जो फेडरल स्ट्रक्चर को हमारे इम्पैक्ट करेंगे, तो उसमें और ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसको देख लेते हैं। अगर तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक मेजोरिटी से वो नहीं होगा। जैसे सिंपल मेजोरिटी के साथ भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है, स्पेशल मेजोरिटी को भी किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे स्पेशल मेजोरिटी लोकसभा और राज्यसभा के लोग भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर देंगे, कोई भी कानून बना देंगे। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जहां पर स्टेट है, जैसे हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, इनकी भी हामी लेनी जरूरी है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स ऐसे हैं। ओके, तो बताइए सर, जैसे सिटीजनशिप में कुछ अमेंडमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, 50% से ज्यादा होने चाहिए उस दिन। PVH, उस दिन कितने लोग प्रेजेंट, उसमें कितने वोट कर रहे हैं, 50% से ज्यादा है, तो आराम से सिटीजनशिप का अमेंडमेंट किया जा सकता है। ठीक है सर। स्पेशल मेजोरिटी आपको पता है, TSH, 50% से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस प्लस 50% ऑफ PVH, उस दिन कितने लोग प्रेजेंट, 50%, तो आप आराम से कर सकते हो। उस दिन फंडामेंटल राइट और DPSP के अंदर कोई भी चेंजेस किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसमें कौन से आते हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर को इंपैक्ट करते हैं। जैसे 7th शेड्यूल है, उसमें यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं तो हमें स्टेट्स की भी यस चाहिए। आप एग्री करते हो कि नहीं करते? तो उदाहरण के तौर पे GST जैसे जब आया था, तब स्टेट्स को की भी हामी लेनी जरूरी थी। एक GST आया था तो उसके 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 101
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे यूपीएससी में, एचसीएस में और जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें पूछ लेंगे। तो जीएसटी आया तब सभी स्टेट से लेनी पड़ी। तो सब क्या सारी स्टेट से लेना है? नहीं, हाफ, ओनली हाफ जब भी दे देंगे। और वो जो स्टेट लेजिस्लेचर में जो लोग बैठे हैं, तो सर उनमें क्या सिर्फ 2/3 लोग चाहिए, 50% चाहिए, हाफ चाहिए, पीवीएस चाहिए, टीएसएच चाहिए, क्या चाहिए? स्टेट्स के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 50% पीवीएच चाहिए। मतलब उस दिन जितने प्रेजेंट हैं उनकी वोटिंग में, और वो कितने लोग वोट कर रहे हैं उनके आधे लोग। मान लो 100 लोग हैं किसी स्टेट लेजिस्लेचर में, तो उस दिन 50 आए और 50 के 50 नहीं मान लो वोट कर दिया, तो उसका 50% चाहिएगा, पीवीएच। आप समझ गए? होप सो आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक बार और देख लेना, एक बार ये जो टॉपिक क्लियर हो गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।